हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अपने तैयारी को कर रहे होंगे। तो जो बच्चे इस वर्ष बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए एक खास वीडियो होने जा रहा है। अगर हमारे साथ 20 से 25 मिनट दे देते हैं तो पूरा अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स का पूरा आपको हम रिवीजन करा देंगे, जितने ऑब्जेक्टिव अभी 2011 से 25 तक पूछा गया और इसी में से फिर दोबारा पूछा जाएगा। तो मात्र इतना ऑब्जेक्टिव आप देखकर चल जाइए, एग्जाम से पहले एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, मेरा पूरा गारंटी है। तो ये जो इकोनॉमिक्स का है, अभी क्या बताएं, लगभग 190 क्वेश्चन के आसपास हम कराएंगे। उसमें से अगर एक बाहर एक भी सवाल आ गया तो मुझे आके कमेंट कर देना, हम इस वीडियो को डिलीट कर देंगे। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग से एक ही शर्त है कि अगर आए हैं तो शुरू से अंत तक देख कर जाइएगा, क्योंकि शुरू से अंत तक जो नहीं देख पाएगा, हो सकता है कौन सवाल आ जाएगा, कोई गारंटी नहीं, लेकिन 190 ऑब्जेक्टिव में से ही कोई आएगा। और अगर पहली बार आए हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसा ऐसा वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है मेरे भाई। तो इसलिए आप लोग से उम्मीद है कि लाइक ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो आइए आज का पहला सवाल पे हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। लिख रहा है पहले सवाल में, भारत में सेवा क्षेत्रों को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया? तो ये 2 भागों में बांटा गया। थोड़ा स्पीड हम पढ़ाएंगे। नेक्स्ट, सेकंड नंबर, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक, और तृतीयक जो है बोला जाता है सेवा क्षेत्रों को। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? तो 7 है। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट 15 नंबर सवाल पे चल रहा है। ये 15 नहीं, 5 नंबर, सॉरी। लिख रहा, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट, जिस देश की राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? तो विकसित कहलाएगा निश्चित रूप से। कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो बीमारू राज्य में जो है कर्नाटक ने, बाकी सब बीमारू राज्य, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा, ये सब बीमारू राज्य है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, देखिए अभी आया था, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? तो इनमें से सब है, बिहार है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सब है। योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना है? तो नीति आयोग बना है। कौन आयोग? नीति आयोग। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1952 में। निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को कहा जाता है। नेक्स्ट 12 नंबर, लिख रहा, निम्नांकित में कौन बीमारू राज्य है? देखिए इसमें जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ये लग रहा है कि हमको मिसप्रिंट लिखा गया। नहीं, ऐसा ही है, ये जो है बिहार हो जाएगा। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर ज़्यादा दिया जाता है। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है। तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि जिस टाइम बना था उस टाइम वही प्रधानमंत्री थे भारत के। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो हरित क्रांति जो है प्राथमिक क्षेत्र से है। नेक्स्ट, बिहार राज्य है, तो बिहार एक कृषि प्रधान है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसा है? तो मिश्रित है। नेक्स्ट 18 पे चल रहा है, लेकिन आप प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल होती है? तो ये होती है इनमें से सभी। नेक्स्ट हम 19 पे चल रहा है, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी कितनी थी? तो वो 121 करोड़ था। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? तो इसका जो गुण है सामाजिक कल्याण। ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है, तो ये है सतत विकास से। राइट आंसर सी। नेक्स्ट हम 22 नंबर पे चल रहे हैं, लिख रहा है, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? देखिए कितने बार पूछा गया है, ये है कृषि क्षेत्र। राइट आंसर सी। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किनका था? एपीजे अब्दुल कलाम का। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। नेक्स्ट, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कौन सा है? तो ये जो है सेवा। राइट आंसर डी।
नेक्स्ट 25, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? अब खुद देखिए कि कितने बार पूछा गया, लाइन से इतना बार पूछा गया है, तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। 15 मार्च 1950 को। कृषि का विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो ये था पहली, भारत में विकास रिपोर्ट। ये मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। नेक्स्ट हम 28 नंबर पे चल रहा है, भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। किस आयोग या कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत किए थे? तो ये किए थे ब्रुंटलैंड आयोग। नेक्स्ट 30 नंबर पे चल रहा है, लिख रहा भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब तैयार किया गया था? ये किया गया था अप्रैल 2002 को। गरीबी रेखा का निर्धारण कैलोरी मापदंड किसने दिया था? तो ये दिया था योजना आयोग ने। नेक्स्ट हम 32 नंबर पे चल रहे हैं, लिख रहा प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था? तो ये किया गया था राष्ट्रीय आय समिति। खनन को किस क्षेत्र में शामिल किया गया है? तो ये कृषि क्षेत्र के अंतर्गत रहता है, प्राथमिक क्षेत्र में है। कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? तो ग्रामीण क्षेत्र में तो प्राथमिक क्रिया ही होगा कृषि। नेक्स्ट 35, लिख रहा है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो ये है 2007 से 2012। गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखा जाता है? तो इसको रखा जाता है द्वितीय क्षेत्र में, राइट आंसर बी। नेक्स्ट जो है 37 में क्या लिख रहा है? आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा कहलाती है, तो ये ऊंचा कहलाती है समावेशी विकास। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार किया था? तो ये किया था योजना आयोग, राइट आंसर ए 28 का 38 का। 39, सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो ये है तृतीय क्षेत्र, राइट आंसर सी। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 40, लिख रहा निम्न में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ था? तो ये हुआ था राष्ट्रीय विकास परिषद का। 2011 में जनसंख्या की दृष्टि भारत का विश्व में कौन सा स्थान था? तो ये था द्वितीय, राइट आंसर बी। नेक्स्ट हम 42 नंबर पे चल रहे हैं, लिख रहा निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? तो ये है गरीबी, राइट आंसर सी। मानव विकास रिपोर्ट किस घटक के आधार पर तैयार की जाती है? तो ये जो है राइट आंसर इनमें से सभी, शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति, प्रति व्यक्ति है। निम्न में से क्या बिहार के विकास में बाधक है? तो ये है इनमें से सभी। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 45, लिख रहा निम्न में से किस देश का HDI रैंक भारत से अच्छा है? तो ये होगा राइट आंसर बी, श्रीलंका। ब्रंटलैंड आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये है धारणीय विकास से। तो देखिए अब पहला चैप्टर को हम लोग डिस्कस कर लें, अब दूसरे चैप्टर पर चलेंगे। दूसरा चैप्टर का नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय। राज्य एवं राष्ट्र की आय जो है दूसरा चैप्टर का, स्टेट एंड नेशन इनकम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त। देखिए दूसरा चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर देंगे और शेयर कर। दूसरा चैप्टर का पहला सवाल पे आ रहा है, क्या लिख रहा है मेरे दोस्त? लिख रहा है सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा 25,494। दूसरा, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया? तो ये किया गया है आयकर को, राइट आंसर ए। भारत में प्रति व्यक्ति आय का सबसे कम किस राज्य का है? तो ये बिहार होगा, राइट आंसर। सबसे गरीब राज्य हमारा राज्य बिहार ही है। नेक्स्ट 4 पे चल रहा है, लिख रहा है जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? विकसित कहलाएगा भाई। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है?
तो ये है पटना जिला का होगा। भारत में वित्तीय वर्ष होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो ये होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। नेक्स्ट 7 नंबर पे चल रहा है। लिख रहा है निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। तो ये करता है प्रति व्यक्ति आय, राइट आंसर सी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो ये करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर क्या लिख रहा है भाई। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1954 में, राइट आंसर भी। विकसित देशों की आय में सर्वाधिक आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है। तो ये होता है आर्थिक वृद्धि। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था। तो ये लगाया था दादा भाई नौरोजी, राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट हम 12 नंबर पे चल रहे हैं। लिख रहा है गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी। तो ये दिया है रैगनर नरकस। भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है। तो ये हमारा है गोवा, राइट आंसर बी। वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं। तो इसे जो कहते हैं राष्ट्रीय आय, राइट आंसर सी। नेक्स्ट हम चल रहे हैं 15 नंबर। लिख रहा है 15 में गरीबी रेखा का निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति आय प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई थी। ये 2400 कैलोरी है ग्रामीण क्षेत्र में, और शहरी क्षेत्र में जो है 2100 कैलोरी है। नेक्स्ट पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा। तो दादा भाई नौरोजी ने लिखा। 16 का राइट आंसर भी होगा। 17 पे चल रहा है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। लिख रहा है निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो ये जो की जाती है मूल्य योग विधि द्वारा। 18 पे चल रहा है हम लोग। लिख रहा है भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है लगान, राइट आंसर डी। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था। तो ये लगाया गया था 1868 ईस्वी में। आगे 20 चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है। तो चक्रीय प्रवाह का संबंध जो है इनमें से सभी है। आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है बचत, राइट आंसर बी। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 22 नंबर। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है। तो राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। निम्न में से किसी मूल्य ह्रास का मूल्य शामिल है। तो ये है GDP, राइट आंसर सी। नेक्स्ट 24 नंबर। लिख रहा है 1949 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो उस समय थे PC महालनोबिस। राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। तो ये प्राप्त होगा प्रति व्यक्ति आय, राइट आंसर डी। निम्नलिखित में से किसमें मूल्य ह्रास का मान शामिल नहीं है। तो ये है NNP। तो एक्सरसाइज 2 को हम लोग कंप्लीट किए, अब 3 पे चलेंगे। 3 नंबर चैप्टर का देखिए क्या नाम है। इसका नाम है, देखिए, मुद्रा बचत एवं साख, अंग्रेजी में बोलते हैं मनी सेविंग एंड क्रेडिट। तो इसको हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे, आराम से आप लोग देखिए। तो आइए देखिए हम फर्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है। लिख रहा है साख का अर्थ क्या होता है। तो साख का अर्थ होता है विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता। A और B दोनों होगा। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है। तो मुद्रा, राइट आंसर भी होगा। थर्ड, इनमें से कौन सा मुद्रा एक आधुनिक रूप का नहीं है। तो देखिए मुद्रा का आधुनिक रूप जो नहीं है जमा, राइट आंसर भी। नेक्स्ट 4 लिख रहा आजकल मुद्रा का कौन सा रूप सबसे अधिक प्रचलन में है। आजकल तो पत्र मुद्रा चल रहा है। नेक्स्ट, मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है।
तो देखिए महत्वपूर्ण जो है मुद्रा है, क्योंकि मुद्रा नहीं रहेगा तो कोई काम नहीं होगा। किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हार्टल विदर्स ने बोला था। राइट, ये 7 नंबर पे चल रहे हैं। निम्न में से कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? तो ये होगा बैंक ड्राफ्ट, राइट आंसर बी। नेक्स्ट देखिए हम लोग चल रहे हैं 8 पे। 8 क्या है क्वेश्चन वो पहले समझिए। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? तो ये होगा डेबिट कार्ड, राइट आंसर सी। रूस की मुद्रा क्या है? तो ये होगा रूबल, राइट आंसर सी। साख का आधार क्या है? तो ये है विश्वास, राइट आंसर ए। स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो ये होगा क्रोना, राइट आंसर डी। नेक्स्ट 12 लिख रहा है, टका किस देश की मुद्रा है? तो ये होगा बांग्लादेश, राइट आंसर डी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की थी? तो ये किए थे 8 नवंबर 2016 को। निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? तो देखिए रुपया जो है इनमें से सभी की मुद्रा है, राइट आंसर डी। नेक्स्ट 15 लिख रहा बचत क्या है? तो बचत जो है देखिए, बचत जो है आय तथा उपभोग का अंतर है, राइट आंसर बी। 16 निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है? तो ये जो है अधिविकर्ष, सी राइट आंसर। दिनार किस देश की मुद्रा है? तो ये है इराक की, राइट आंसर बी। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 18 नंबर। लिख रहा निम्नलिखित में से किस संपत्ति की तरलता सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर होगा अचल संपत्ति। मुद्रा का प्राथमिकता कार्य क्या है? तो ये होगा विनिमय का माध्यम है, राइट आंसर सी। 20 नंबर से पहले हम लोग अब एक्सरसाइज 4 पे चलने जा रहे हैं। क्या है हमारी विशेषताएं, हमारी वित्तीय संस्थाएं, हमारी क्या है वित्तीय संस्थाएं, आवर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इसमें हम लोग देखिए अभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्या लिख रहा है मेरे भाई? ये पहला क्वेश्चन लिख रहा है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था 1904 में, राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो आयकर होगा, राइट आंसर ए। शेयर बाजार के नियामक संस्था कौन है? तो शेयर बाजार जो है सेबी के अनुसार चलता है। नेक्स्ट 4 नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेश से अर्थशास्त्री कौन है? तो ये है मोहम्मद यूनिस, राइट आंसर सी। 5 नंबर पे चल रहा है। लिख रहा भारत में कुल कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो ये है 14, राइट आंसर ए। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? तो ये जो है महाजन, राइट आंसर बी। इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय संस्थान है? तो इसका राइट आंसर ए होगा व्यावसायिक बैंक। वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 8 का राइट आंसर होगा 1969। 9 पे चल रहे हैं हम लोग। लिख रहा भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट आंसर से। भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए अल्पकाल के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो ये जो है राइट आंसर ए होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 12 नंबर पे चल रहा है। लिख रहा है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा भूमि विकास बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? इसका राइट आंसर होगा वित्त विभाग, राइट आंसर सी। 15 पे चल रहा। लिख रहा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है।
तो ये किया जाता है पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु। 16 कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्जीवित करने वाली संस्था कौन सी है? तो इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा, नाबार्ड। सहकारिता साख समिति कानून कब बना था? तो ये बना था 1904, राइट आंसर बी। नेक्स्ट 18 नंबर पे, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? तो ये है प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1935 ईस्वी में। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को माना जाता है? तो मुंबई को, राइट आंसर ए बेस का। नेक्स्ट, बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1976 में, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट देखिए, हम लोग 22 पे चल रहे हैं। लिख रहा है केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करती है? तो ये करती है जिला स्तर पे। प्राथमिक साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो ये करती है अल्पकालीन, राइट आंसर ए। नेक्स्ट, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बनी? तो इसका राइट आंसर होगा 1919। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 25। लिख रहा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी अक्टूबर 1975। निम्न में से कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है? तो ये जो होगा चालू जमा। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो ये करता है भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट 28 पे चल रहा है। लिख रहा है निम्न में से कौन पूंजी बाजार का अंग है? तो इनमें से सभी। व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आया है मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। नेक्स्ट, सहकारिता का मूल तत्व क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं 31 पे। निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई थी? तो देखिए, पहले हुई थी पंजाब नेशनल बैंक की, राइट आंसर ए। नेक्स्ट, भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? इसका राइट आंसर होगा सी, भूमि बंधक बैंक। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं 33। लिख रहा है सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश से हुई थी? तो देखिए, ये हुई थी बांग्लादेश से, राइट आंसर सी। 34, भूमि पूंजी बाजार से प्राप्त ऋणों की परिपक्वता अवधि क्या होती है? तो ये होती है दीर्घकालीन, राइट आंसर बी। 35, दलाल स्ट्रीट निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये जो है पूंजी बाजार से, राइट आंसर सी। नेक्स्ट हम लोग देखिए 36 पे चल रहे हैं। कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो ये जो है प्राथमिक क्षेत्र में, राइट आंसर ए। 37, भारत में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की संख्या क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 12। निम्न में से सबसे पुराना बैंक कौन सा है? तो ये बार बार आ रहा है क्वेश्चन, पंजाब नेशनल बैंक होगा। देखिए, थोड़ा सा आप लोग समझिए, इसे पंजाब नेशनल बैंक ने होगा। स्टेट बैंक अगर दिल रहेगा तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मारना है, क्योंकि पीछे स्टेट ऑफ बैंक इंडिया नहीं आया था। SBI सबसे पुराना बैंक है, लेकिन वो दिया हुआ नहीं था। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं, देखिए 5वां एक्सरसाइज में। इसका नाम है रोजगार एवं सेवाएं, एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी, तो ध्यान से आप लोग देखिए। तो देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। भारत में सेवा क्षेत्रों को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? इसको 2 भागों में बांटा गया है। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है? तो देखिए, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत इसमें से सब कोयला भी है, पेट्रोलियम भी, विद्युत, सारे चीज़ें। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं 3rd नंबर पे। ये लिख रहा है 3rd में कि नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल
में कम से कम कितने दिनों तक के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? तो ये 100 दिनों के लिए। राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट, मानव पूंजी के प्रमुख घटक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। जवाहर रोजगार योजना शुरू हुआ था, तो ये हुआ था 1989 ईस्वी में। राइट आंसर भी। नेक्स्ट 7 नंबर पे चल रहे हैं। लिख रहा है इनमें से कौन आर्थिक विकास क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर होगा डी, सहकारी क्षेत्र। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो राइट आंसर होगा सी, मॉल सेवा। आर्थिक विकास संबंधित है, तो ये है ए और बी दोनों। नेक्स्ट, विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश संलग्न है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, कृषि क्षेत्र में। नेक्स्ट हम लोग 10 नंबर पे चल रहे हैं। लिख रहा है नरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम के नाम से किस व्यक्ति का नाम जोड़ा जाता है? तो महात्मा गांधी का। राइट आंसर डी होगा 11 का। 12 का, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो ये है वित्त। राइट आंसर ए। मानवीय पूंजी का निर्माण का मुख्य घटक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं 14 नंबर पे। 14 नंबर क्या है? निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है? तो देखिए, पिछड़ा राज्य में होगा इनमें से सभी। इनमें से सभी ने बिहार होगा इनमें से। 15, आर्थिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, जीविकोपार्जन। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है 16 नंबर। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो ये जो होगा राइट आंसर सी, सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट, छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में। राइट आंसर बी। नेक्स्ट हम लोग 18 पे चल रहे हैं। लिख रहा है वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? तो इसे खरीदता उपभोक्ता। राइट आंसर सी। निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो इसका राइट आंसर होगा 20, शिक्षा। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं 20। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो ये हुई थी आंध्र प्रदेश से। मनरेगा की शुरुआत जो हुई थी आंध्र प्रदेश से। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? तो कृषि में जो है ए और बी दोनों, छिपी बेरोजगारी और मौसमी। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला है? तो ये मिला है डी, विनिर्माण क्षेत्र को। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं 23 नंबर पे। लिख रहा है निम्न से किसके द्वारा पूंजी का निर्माण होता है? तो राइट आंसर होगा सी, बचत। देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 25। लिख रहा है 25 में वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ है? तो ये होगा राइट आंसर एक, कृषि को। 26, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सर्वाधिक सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? तो सबसे कम योगदान जो है प्राथमिक क्षेत्र का। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो राइट आंसर होगा डी, यातायात। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं 28 पे। तेरा पूंजी का पारिश्रमिक क्या है? तो राइट आंसर होगा सी, ब्याज। निम्न में से क्या पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है? तो राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी। निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो राइट आंसर होगा ए, संचार। नेक्स्ट हम लोग देखिए, हम चैप्टर नंबर अब बात करने जा रहे हैं 6 पे। इस चैप्टर का नाम है वैश्वीकरण, अंग्रेजी में बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो इसमें भी आप लोग ध्यान से सब क्वेश्चन को देखिएगा और शुरू से अंत तक देखिएगा आप लोग। बहुत ही प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए, अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कशन करने जा रहे हैं। लिख रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है?
तो ये है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि WTO इसका होता है, राइट आंसर होगा उसमें। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं सेकंड नंबर। लिख रहा है नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। तो इसे जो है नियंत्रित अर्थव्यवस्था, निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। तो ये टाटा जो है स्वदेशी ब्रांड है। भारतीय आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है, तो इनमें से सभी, राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट हम 5 नंबर पे चल रहे हैं। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, तो इसका राइट आंसर होगा डी 5। निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है, तो राइट आंसर होगा सी राष्ट्रीयकरण। नेक्स्ट 7 नंबर पे कर रहे हैं। वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है, तो राइट आंसर होगा सी विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो इनमें से सभी सब बहुराष्ट्रीय कंपनी है। नेक्स्ट हम 9 नंबर पे चल रहे हैं। लिख रहा है WTO की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो राइट आंसर होगा ए 1995। 10 विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो राइट आंसर होगा सी जेनेवा में। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 11। तेरा सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी उदारीकरण। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 12 नंबर पे। क्या लिख रहा है, निर्यात संवर्धन क्षेत्र EPZ को निम्न में से किस में बदल दिया गया है, तो इसको बदल गया है विश्व आर्थिक क्षेत्र में। निम्न में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो ये है इन्फोसिस, राइट आंसर सी। चलिए 14 नंबर पे आ गए। लिख रहा भारत में LPG कब अपनाई गई, तो ये अपनाई गई 1991 में, राइट आंसर बी होगा। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच निम्न में से किसका निर्बाध प्रवाह होता है, तो राइट आंसर होगा डी इनमें से सभी। नेक्स्ट हम चल रहे हैं 16 नंबर। विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो राइट आंसर होगा सी 166। अब हम लोग एक्सरसाइज जो है 7 नंबर आने आज अंतिम एक्सरसाइज पे चल रहे हैं। उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण, अंग्रेजी में बोलते हैं कंज्यूमर अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन। तो आप लोग इसमें भी आप ध्यान से देखें, बहुत ही प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन लिख रहा है इसमें, देखिए कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी राज्य आयोग से। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं 2 नंबर पे। लेकिन भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया था, तो इसका राइट आंसर होगा बी 2005। नेक्स्ट भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा बी 1993। 4 उपभोक्ता शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है, तो 4 का राइट आंसर होगा डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट खाद्य पदार्थों की शुद्धता का जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है, तो 5 का राइट आंसर होगा सी 1 मार्क। नेक्स्ट हम 6 नंबर पे चल रहे हैं। लेकिन उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 15 मार्च, राइट आंसर बी। कृषि उत्पादों के मानवीकरण के लिए किस मानक का उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर होगा बी 1 मार्क। नेक्स्ट भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब पारित किया गया, तो बहुत बार पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा बी 1986। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं 9। स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता और सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी हॉलमार्क। वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर होगा बी 35। नेक्स्ट औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर होगा सी ISI मार्क।
नेक्स्ट 12 नंबर पे चल रहा है। लिख रहा है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। कोपरा क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। नेक्स्ट हम लोग 14 नंबर पे चल रहे हैं। लिख रहा है वस्तु या सेवा का मूल्य या क्षतिपूर्ति राशि 1 करोड़ से अधिक होने पर उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा? तो ये करेगा राष्ट्रीय आयोग। नेक्स्ट 15, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने की समय सीमा क्या है? तो राइट आंसर बी, 2 वर्ष। तो इस तरह से पूरा हम इकोनॉमिक्स को करा दिए। अगर ध्यानपूर्वक 1 से 2 बार देखकर अगर चले जाते एग्जाम में तो एक भी गलत नहीं होगा। थैंक्स।